हेलो दोस्तों, मैं तरुण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तरुण मैथ्स में। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एवरेज की क्लास का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुके हैं और उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है। कुछ इश्यूज भी थे, लाइक साउंड का इशू था, उसके लिए हमने माइक का अरेंजमेंट कर लिया है। तो आई होप कि आज वाली जो वीडियो होगी उसमें साउंड का इशू भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो इशू आ रहा था बेसिकली बच्चों का यही आ रहा था कि सर आप पढ़ा रहे हो तो आपको पसीना बहुत आ रहा है। तो देखिए भाई, पसीने वाला इशू मेरा है, वो आपका इशू नहीं है। आप इस वीडियो को फैन ऑन करके या अपना एसी ऑन करके देख सकते हैं। तो देखिए, पसीने का इशू भी भाई सोल्व हो जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर की बात करूं कि एवरेज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें हमने जाना था कि एवरेज बेसिकली क्या होता है। एवरेज की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। अगर मुझसे कुछ टर्म्स की एवरेज पूछी जा रही है तो इसका मतलब क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है कि उन टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर एक टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, उन सभी टर्म्स को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से की वैल्यू देखूंगा, जो उस हिस्से की वैल्यू होगी उसे ही मैं उन टर्म्स की एवरेज कहूंगा। जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि एवरेज का जो हर एक टर्म से डिफरेंस होता है, अगर उन सभी डिफरेंसेस को मैं ऐड कर दूं तो उनका सम हमेशा जीरो आएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो दो ही तरह के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि कुछ टर्म्स दे रखी हैं और उनकी एवरेज बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कुछ टर्म्स दे रखी है, उनकी एवरेज दे रखी है और उन टर्म्स में से कोई एक टर्म मिसिंग है, उस मिसिंग टर्म की वैल्यू हमसे पूछ ली जाएगी। तो अगर मैं फर्स्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की बात करूं कि जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें दिया हुआ था कि हमारे पास टोटल 12 नंबर्स हैं, 12 नंबर्स में से पहले जो 11 नंबर हम की एवरेज 95 है, कि जो पहले 11 नंबर है 12 में से उनकी एवरेज 95 है, मतलब वो सभी नंबर 95 95 95 है। और ये जो 12वां नंबर है इसकी जो वैल्यू है वो 12 के 12 नंबर्स की जो एवरेज है उससे 33 ज्यादा है। तो देखिए, अगर मुझे कह रखा है कि वो 12 के 12 नंबर जो है उनकी एवरेज x है, तो क्या मैं कह सकता हूं 12 के 12 नंबर्स की जो वैल्यू है वो x x x x होनी चाहिए। सभी के सभी नंबर क्या होने चाहिए, x x होने चाहिए। बट ये जो 12वां नंबर है इसके पास उनकी एवरेज से 12 के 12 नंबर की जो एवरेज उससे कितना ज्यादा है भाई, 33 ज्यादा है। तो इस 12वें नंबर के पास x तो है ही है और 33 क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर ये 33 अपने वाला जो इसके पास एक्स्ट्रा है उन 11 टर्म्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो 12 की 12 टर्म्स हमारे पास आई हैं इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर इन 12 की 12 टर्म्स की वैल्यू इक्वल होगी तो जो एक टर्म की वैल्यू होगी उसे ही मैं क्या कहूंगा, इन 12 टर्म्स की एवरेज का। तो मैंने क्या किया था, उस 12वें टर्म के पास कितना एक्स्ट्रा था भाई, 33 एक्स्ट्रा था। 33 मैंने क्या कर दिया था, ये जो 11 टर्म्स है हमारे पास पहली उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अगर 33 को मैं 11 टर्म्स में डिवाइड करूंगा तो एक टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। मतलब मैं सभी टर्म को कितना कितना दे सकता हूँ, 3 3 और दे सकता हूँ। और ये जो पहली 11 टर्म्स हैं उनके पास पहले से कितना है भाई, सभी के पास 95 95 95 है। अगर मैं इनको 3 3 और दे दूंगा तो सारी की सारी टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 98। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 12 टर्म्स हैं 12 टर्म्स की एवरेज कितनी आ गई भाई, 98 आ गई। तो 12वीं टर्म के बारे में पूछा जा रहा था कि जो 12th टर्म है वो क्या है भाई। 12th टर्म क्या थी, एवरेज से 33 ज्यादा थी। तो एवरेज कितनी है ये 98। 98 में अगर मैं 33 ऐड करूंगा तो हमारे पास जो 12th टर्म की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 131। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ही बताना चाहता था जहां पर कि अगर मुझे कुछ टर्म्स दी गई हैं उन टर्म्स में से एक टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू उन सभी टर्म्स की एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ ज्यादा है, तो जितनी उसके पास एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो क्या कर देगा, बाकी की जो टर्म्स है उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ये जो टर्म है इसकी वैल्यू सभी की सभी टर्म्स की एवरेज से कुछ कम है तो उस कम को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, उन टर्म्स से इक्वल पार्ट ले लेगा और अपनी जो वैल्यू है उन सभी टर्म्स के इक्वल कर लेगा। तो मैंने दो ही चीजें समझाई हैं कि अगर उस टर्म के बाद कुछ एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा, उन सभी बाकी की जो टर्म्स हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर उसके पास कुछ कम है तो वो उनसे क्या कर लेगा, ले लेगा। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ
the average of if the average of 12 numbers if the average of 12 numbers out of 13 numbers is 33, if the 13th number is 24 less than the average of all 13 terms या 13 numbers, find 13th number। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन ने दिया है हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं भाई, 13 नंबर हैं। 13 नंबर्स में से जो पहले 12 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 33 है। और ये जो 13वां नंबर है, 13वां नंबर एवरेज से कितना कम है भाई, 24 कम है। तो हमें 13वें नंबर की वैल्यू पता करनी है। तो देखिए हम बेसिक से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो अगर एवरेज की बात करूं तो कितने नंबर है मेरे पास, टोटल 13 नंबर्स है। 13 नंबर्स की एवरेज क्या है भाई, 13 नंबर्स की एवरेज हमें नहीं दे रखी, तो मैं 13 नंबर की जो एवरेज है उसे x मान लूं कि जो एवरेज है वो क्या है, x। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मुझे 13 नंबर्स का सम चाहिए तो 13 नंबर्स में से जो पहले 12 नंबर्स है उनकी एवरेज कितनी है भाई, 33। तो इन 12 नंबर्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 12 इंटू 33 होगा। उसके बाद अगर मैं 13वें नंबर की बात करूं, ये जो 13वां नंबर है वो एवरेज से 13 नंबर की जो एवरेज है उससे कितना कम है भाई, 24 कम है। और हमें पता है 13 नंबर की जो एवरेज है वो हमने कितनी मानी है भाई, x। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, x माइनस 24। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये 13 की 13 जो नंबर हैं उनका सम आ गया। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी टर्म्स है हमारे पास टोटल भाई, 13। तो अगर इसे मैं सोल्व करूंगा तो 13x इज इक्वल टू 12 इंटू 33 प्लस x माइनस 24। x इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 33 माइनस 24। मैं इन टर्म को क्या कर दूंगा, इस टर्म को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने अलग अलग 12 से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे मैंने 12 अलग लिख दिया और इसके नीचे अलग लिख दिया। 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 33 माइनस 2 कितनी आएगी, 31। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 31। मतलब जो 13 की 13 टर्म्स हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 31। और हमसे पूछा क्या क्या है, अभी 13th नंबर क्या है, 13th नंबर एवरेज से कितना कम है भाई, 24 कम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 13th नंबर है एवरेज से कितना कम है, एवरेज कितनी है भाई, 31। 31 माइनस 24 करूंगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 27। तो हमारे पास जो 13th टर्म की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 27। तो देखिए ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड क्वेश्चन को करने का कि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ गई। मतलब मुझे क्या मिल गया अभी, 13 के 13 नंबर्स की एवरेज मिल गई। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, 13वां नंबर फाइंड करना है। 13वां नंबर एवरेज से कितना कम है भाई, 24 कम है। एवरेज कितनी है, 31। 31 से 24 माइनस कर हुआ तो हमारे पास कितना आ जाएगा अभी, 7। तो देखिए अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना चाहते, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली करना चाहते हो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको बेसिक बातों का पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरेज का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, कि पहले 12 जो नंबर है, 13 में से जो पहले 12 नंबर है उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 33। इसका मतलब पहले जो 12 नंबर है हर एक की वैल्यू 33 33 33 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हर एक की वैल्यू कितनी है अभी, 33 33 33। फर्स्ट नंबर भी 33, सेकंड भी 33। तो 12 टर्म्स तक सभी की वैल्यू कितनी होगी भी, 33 33 33।
अगर 13वें की बात करूं तो 13वां नंबर है वो 13 के 13 नंबर की जो एवरेज है उससे कितना कम है, अभी 24 कम है। अगर मैं 13 नंबर्स की एवरेज को x मान लूं तो ये जो 13वां नंबर है वो कितना होगा भाई, x माइनस 24। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मुझे 13 के 13 नंबर की एवरेज x दे रखी है तो इस हिसाब से ये जो 13 के अपने पास 13 के 13 जो नंबर हैं वो सभी x x x x होने चाहिए, x x x x होने चाहिए। बट ये जो 13वां नंबर है ये x से कितना कम है भाई, 24 कम है। तो इसके पास 24 जो कम है वो किससे लेगा, वो ये इन 12 टर्म से ही लेगा। अगर 12 टर्म से इसे 24 चाहिए, अगर 12 टर्म से इसे 24 चाहिए तो एक टर्म इसे कितना देगी भाई, 2 देगी। अगर इसे 24 चाहिए कितने टर्म से भी, 12 टर्म से, तो एक टर्म से कितना चाहिए, 2। मतलब हर एक टर्म को अपने में से 2 इसको देना पड़ेगा। तो इसके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, सभी के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से मैं अगर हर एक टर्म से 2 माइनस करूंगा तो सभी टर्म्स के पास कितना रह जाएगा अभी, 31 अप टू 13th टर्म तक जो वैल्यूज हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, 31 हो जाएंगी। तो इस हिसाब से जो x की वैल्यू है वो क्या निकल कर आ गई, 31 निकल। अगर x की वैल्यू 31 निकल कर आई है इसका मतलब जो एवरेज है वो कितनी है, 31। और जो 13th नंबर है वो एवरेज से कितना कम है, अभी 24 कम है। तो क्या मैं कह सकता हूँ 13th जो नंबर है वो क्या होगा, 31 माइनस 24, 7। आई होप कि ये वाला मेथड भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि ये जो नंबर है इसके पास एवरेज से कुछ एक्स्ट्रा है या कम है। अगर इसके पास कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ये क्या करेगा, बाकी की टर्म्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर इसके पास कुछ कम होगा तो जितना इसके पास कम होगा वो क्या करेगा, इन सभी टर्म से इक्वल पार्ट के हिसाब से ले लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आउट ऑफ 17 स्टूडेंट्स average marks of first 8 students is 51 and that of next 9 students is 68. Find the average marks of all the 17 स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी क्लास में 17 स्टूडेंट्स हैं। 17 स्टूडेंट्स में से पहले 8 जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं भाई, 51 है। मतलब उन 8 के 8 स्टूडेंट के हर एक के मार्क्स कितने हैं, 51 है। और उसके बाद वाले जो 9 स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज मार्क्स है वो कितने हैं भाई, 68 है। मतलब उनके पास कितने हैं, 68 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो 17 के 17 स्टूडेंट है हमारे पास, 17 के 17 जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए अगर मैं इसको बेसिक फॉर्मूले से करूं कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एवरेज जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने टर्म्स की एवरेज निकालनी है भाई, 17 टर्म्स की, 17 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं हमने। तो 17 में से पहले जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं भाई, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 51। तो उनका जो सम होगा वो कितना होगा भाई, 8 इंटू 51। तो ये क्या आ गया, ये पहले जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स आ गए।
तो अगर मैं नेक्स्ट 9 स्टूडेंट की बात करूं तो बाद वाले जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं भाई 68। मतलब हर एक स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं 68। तो 9 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने होंगे 9 इंटू 68। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास क्या आ गया 17 के 17 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ गए। तो इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड करूंगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं अभी 17। तो एवरेज यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी। अगर मैं इसको अलग से डिवाइड कर दूंगा और इसको अलग से डिवाइड कर दूंगा तो 8 इंटू 51 डिवाइड बाई 17, 9 इंटू 68 डिवाइड बाई 17, 17 को सिंप्लीफाई कर दूंगा तो हमारे पास जो एवरेज है वो क्या निकल कर करेगी 24 प्लस 36 60। कि अगर मैं 17 के 17 स्टूडेंट्स की एवरेज देख रहा हूँ तो कितनी निकल कर आएगी भी 60। तो ये तो था हमारे पास बेसिक मेथड की हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या निकाल लिया अभी जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल मार्क्स कितने हैं ये उनके टोटल मार्क्स हैं। और किन में डिवाइड करूंगा मैं 17 के 17 स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दूंगा तो हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे भी हर एक स्टूडेंट को 60 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से नहीं करना चाहते आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपकी क्या अप्रोच हो सकती है इस क्वेश्चन को करने की। कि मैंने यहाँ पर क्या देखा कि 17 स्टूडेंट्स में से जो 8 स्टूडेंट्स हैं 8 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 51। और बाद वाले जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज कितनी है भाई 68। 8 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं 51 है भाई। बाद वाले जो 9 स्टूडेंट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स हैं अभी 68। क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 9 स्टूडेंट्स हैं इनके जो मार्क्स हैं इन 8 स्टूडेंट्स से 17 मार्क्स ज्यादा है या एक्स्ट्रा। मतलब मैंने 61 को क्या लिख दिया मैंने 51 प्लस 17 लिख दिया। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो 8 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं 51। ये जो 9 स्टूडेंट है 9 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं 51। तो इनके पास है ही है बट इनके पास 51 से कितना एक्स्ट्रा है अभी 17 एक्स्ट्रा। तो इनके पास जितना भी एक्स्ट्रा होगा इन 9 स्टूडेंट्स के पास 51 से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उस एक्स्ट्रा को मैं क्या कर दूंगा इन 17 के 17 स्टूडेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो मैंने क्या किया सभी को क्या मैं कह सकता हूं ये 8 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स हैं 51 है। ये 9 स्टूडेंट्स के जो एवरेज मार्क्स है 51 तो है ही है। उसके अलावा कितने इनके पास जो मार्क्स हैं हर एक स्टूडेंट के पास कितने कितने मार्क्स एक्स्ट्रा हैं भाई 70 मार्क्स हर एक स्टूडेंट के। तो अगर हर एक स्टूडेंट के पास 17 मार्क्स एक्स्ट्रा हैं और टोटल कितने स्टूडेंट हैं अभी 9 स्टूडेंट हैं तो 9 स्टूडेंट्स के पास टोटल कितने मार्क्स एक्स्ट्रा होंगे 17 इंटू 9। तो मैंने क्या मान लिया ये जो हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं इनकी एवरेज कम से कम 51 तो होगी सभी के पास 51 तो होगा ही होगा। उसके बाद ये जो 9 स्टूडेंट है इनके पास 51 से कितना एक्स्ट्रा है अभी हर एक के पास 17 एक्स्ट्रा है। तो ये जो 9 के 9 स्टूडेंट्स होंगे इनके पास टोटल कितना एक्स्ट्रा होगा 17 इंटू 9। ये जो 17 इंटू 9 इनके पास एक्स्ट्रा है ये किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं भाई 17। अगर मैं इसे 17 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा भाई। इस 9 का क्या मतलब है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास कम से कम 51 मार्क्स तो थे ही। उसके बाद अगर मैं उनको एक्स्ट्रा देना चाहता हूं तो उनके पास कितना और जाएगा भाई 9 और चला जाएगा। तो जो 17 के 17 स्टूडेंट हैं उनकी जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 51 प्लस 9 60 आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ 17 के 17 जो स्टूडेंट है उनकी जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने आ गए 60। आई होप इस मेथड से आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन हमसे एसएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि a library has an average number of visitors, average number of 510 visitors on Sunday and 240 visitors on other days. Find the average number of visitors of a month of 30 days starting with Sunday। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एवरेज नंबर ऑफ जो विजिटर हैं वो कितने हैं, 510 है। कौन से दिन भाई, संडे को। कि अगर दिन हमारे पास संडे है तो उस लाइब्रेरी में कितने विजिटर आएंगे भी, 510 विजिटर आएंगे। अगर वो दिन संडे के अलावा कुछ भी हुआ, मतलब मंडे से लेकर अगर सैटरडे वाला डे है, तो जो लाइब्रेरी में विजिटर आएंगे वो कितने आएंगे भी, 240 आएंगे। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि संडे को कुछ विजिटर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आते हैं, बाकी जो दिन है संडे को छोड़कर विजिटर कितने आते हैं भाई, 240। बट अगर मैं सिर्फ संडे की बात करूं तो संडे जितने भी संडे होंगे, हर एक संडे जो विजिटर हैं वो कितने होंगे, 510। तो हमने क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर मैं उन 30 के 30 दिनों की एवरेज निकालूं, कि अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं उन 30 दिनों में देख रहा हूं कि हर एक दिन कितने विजिटर आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ विजिटर होने चाहिए ना 30 डेज में, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा अभी संडे को कितने विजिटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे पास। पहले तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो मंथ है, ये जो मंथ है कितने दिनों का मंथ है भाई, ये 30 डेज का मंथ है। अगर हमारे पास मंथ 28 डेज से ज्यादा होगा तो उस मंथ का जो पहला दिन होगा वो कितने बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। तो पहला दिन कौन सा है हमारे पास, संडे। तो संडे है, डेज कितने हैं भाई, 30 डेज है। इसका मतलब ये है कि संडे कितने बार आएगा भाई, 5 बार आएगा। अगर संडे की बात करूं तो आप देखिए संडे को एवरेजली कितने विजिटर आ रहे हैं हमारे पास भाई, 510 विजिटर आते हैं। हर एक संडे कितने विजिटर आते हैं अभी लाइब्रेरी में, 510 आते हैं। अगर मैं अदर डेज की बात करूं कि संडे के अलावा जितने भी दिन होंगे उन दिनों में कितने विजिटर आएंगे भाई, 240। तो क्या मैं कह सकता हूँ संडे को जो विजिटर हैं वो 240 तो है ही है, 240 के अलावा कितने विजिटर आते हैं भाई, 270 विजिटर एक्स्ट्रा आ जाते हैं बाकी दिनों से। बाकी दिनों में कितने आते हैं, 240। बट ये जो संडे हैं, जितने भी संडे होंगे उस महीने में, उन दिनों में जो विजिटर आएंगे वो 510 आएंगे। मतलब 240 से कितना एक्स्ट्रा आएंगे, 270 एक्स्ट्रा आएंगे। इसका मतलब अगर मैं उन 30 के 30 दिनों की बात करूं तो उन 30 दिनों में कम से कम जो विजिटर हैं वो 240 तो होंगे ही होंगे। बट ये जो संडे हैं, संडे में जो एक्स्ट्रा विजिटर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 270। तो देखिए एक संडे को कितने विजिटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 270। तो हमारे पास जो टोटल कितने संडे होंगे भाई, 5 संडे होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल जो एक्स्ट्रा विजिटर हैं वो कितने होंगे, 270 एक संडे को होंगे। और कितने संडे हैं हमारे पास, 5 संडे हैं। तो 5 संडे को कितने विजिटर एक्स्ट्रा होंगे, ये विजिटर एक्स्ट्रा होंगे। तो ये जितने भी विजिटर एक्स्ट्रा होंगे इन्हें मैं क्या कर दूंगा, टोटल नंबर ऑफ डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन 30 के 30 दिनों के एवरेज नंबर ऑफ विजिटर आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई, 30 डेज। अगर मैं इसे 30 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया भाई, 45 आ गया। इसका मतलब
कि उन 30 के 30 दिनों में 240 विजिटर तो आ ही रहे थे, उसके अलावा और कितने विजिटर आ सकते हैं भाई 45। तो 30 के 30 दिनों की जो एवरेज है वो कितनी हो जाएगी 240 प्लस 45 इज इक्वल टू 285। कि जो 30 के 30 दिनों के अगर मैं एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स फाइंड करूं तो हमारे पास कितने होंगे 285। आई होप इस मेथड से आपको पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो देखिए भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। आपने क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने एवरेज किन दिनों की निकालनी है, कितने दिनों की निकालनी है, 30 डेज की निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एवरेज निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने टोटल विजिटर्स देखने हैं टोटल उन दिनों में। तो अगर मैं 5 संडे की बात करूं, एक संडे में कितने विजिटर आते हैं भाई 510। तो 5 संडे में कितने विजिटर आएंगे टोटल 5 इंटू 510। तो ये क्या हो गया अभी, ये संडे के जितने भी महीने में रविवार होंगे उनमें जितने भी टोटल विजिटर होंगे वो हमारे पास आ गए 5 इंटू 510। अगर बाकी दिनों की बात करूं, 5 संडे, मैंने 30 दिनों में से 5 संडे निकाले तो कितने दिन रह गए भाई 25 डेज रह गए। और उन 25 डेज में कितने विजिटर आते हैं भाई एवरेज के हिसाब से 240। इनको मैं क्या कर दूंगा, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दूंगा। तो कितने नंबर ऑफ डेज हैं भाई 30 नंबर ऑफ डेज हैं। 30 से डिवाइड करूंगा तो इस 30 को मैं इसके नीचे अलग लिख दूंगा और इसके नीचे। तो 5 इंटू 510 डिवाइड बाय 30 प्लस 25 इंटू 240 डिवाइड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा 7 इंटू 5 17 इंटू 5 85। ये कितना हो जाएगा भाई 200। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 285। आई होप के बेसिक मेथड से भी आपको ये पता चल गया होगा कि एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर। आपने देखना था अभी महीने में टोटल कितने विजिटर आते हैं, उनको मैं क्या कर दूंगा 30 डेज से डिवाइड कर दूंगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हर एक दिन उस लाइब्रेरी में कितने विजिटर आते हैं। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एवरेज, इफ द एवरेज ऑफ 10 numbers is 7 if each number is multiplied by 12, then find the average of new set of numbers। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, हमारे पास 10 नंबर है, 10 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है अभी 7 है। अगर मैं सभी नंबर्स को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास जो नया सेट बनेगा नंबर्स का उसकी जो एवरेज है वो कितनी होगी। तो देखिए भी आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरे पास कुछ टर्म्स दे रखी हैं, उन टर्म्स की एवरेज कुछ दे रखी है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ मेरे पास x टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है x हैं, और उन x टर्म्स की जो एवरेज है वो a है। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हर एक नंबर है x की जो x टर्म्स हैं उनकी एवरेज अगर a दे रखी है तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे a होंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मैं सभी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अब सभी नंबर क्या हो जाएंगे, पहले सभी नंबर क्या है ए है। अगर मैं उनको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी नंबर कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो जो न्यू सेट ऑफ नंबर्स बना है हमारे पास उनकी एवरेज कितनी हो जाएगी भी 7 हो जाएगी। पहले सभी नंबर क्या थे ए थे तो उनकी एवरेज ए थी। अगर मैं उन सभी नंबर्स को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो अब वो सभी नंबर क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो नया जो हमारे पास सेट बना है नंबर्स का उसकी जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी।
तो इससे मैं आपको सिर्फ यही बात समझाना चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ टर्म्स की एवरेज कुछ दे रखी है, तो अगर मैं उन टर्म्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ या किसी भी टर्म को उसमें जोड़ रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, तो जो भी चेंज मैं उन टर्म्स में करूंगा, सभी की सभी टर्म्स में करूंगा, तो एवरेज में भी उतना ही चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ उन सभी टर्म्स में अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूँ, सभी टर्म्स में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो एवरेज में कितना चेंज आएगी भी? एवरेज भी 2 ही बढ़ेगी। एवरेज में भी कितना ऐड होगा? 2 ही ऐड होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एवरेज भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है कि 10 नंबर है, 10 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है? 7 है। अगर मैं सभी नंबर, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर मैं हर एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एवरेज में कितना चेंज आएगा? तो देखिए भी एवरेज में कितना चेंज आएगा मैं आपको बता चुका हूँ। अगर सभी नंबर को मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एवरेज को भी 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 84 आंसर। आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कि 10 नंबर है, 10 नंबर की जो एवरेज है वो कितनी है? 7 है। 7 का मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर जो है 10 के 10 नंबर जो है वो क्या है? 7 7 7 7। अगर मैं उन सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं हर एक 7 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो सभी नंबर 84 84 84 84 हो जाएंगे। तब उनकी एवरेज कितनी होगी भाई? 84 होगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज इज नथिंग बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। बराबर हिस्सों में बांटूंगा, बराबर हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से की जो वैल्यू होगी उसे ही मैं क्या कहूंगा? एवरेज कहूंगा। तो पहले हर एक नंबर कितना था भाई? 7 7 था। अब अगर मैंने उन सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सभी नंबर क्या बन जाएंगे भाई? 84 84। तो न्यू एवरेज कितनी आ जाएगी? 84। आई होप कि आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस आपने इतना ही ध्यान रखना है, जितना भी चेंज मैं उन सभी टर्म्स में करूंगा एवरेज में भी उतना ही चेंज आएगा। माइनस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ऐड हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड। उसके बाद हमारी क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी 2014 में एसएससी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है? अभी क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड the average of given terms 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 up to 7 7 7 7 7 7 7। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है? भी एवरेज पूछा जा रहा है टर्म्स की। कौन कौन सी टर्म है भाई? 1 टाइम 1 है, 2 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 4 है, ऐसे ही 5 टाइम्स 5 होगा, 6 टाइम्स 6 होगा, और 7 टाइम्स क्या दे रखा है? 7 दे रखा है। इन टर्म्स की मुझसे एवरेज पूछी जा रही है। तो हम अगर बेसिक फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें पता है एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा? एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये क्या? 1 + 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 + 3 + 3 कितना? 9। इसकी बात करूँ 4 टाइम्स 4 है मतलब 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49। ये हमारे पास क्या आ गया भाई? सम ऑफ टर्म्स आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ गया। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा। तो देखिए टोटल कितनी टर्म्स हैं? 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 टर्म्स। ये वाली कितना हो गया भाई? टोटल टर्म्स हमारे पास 28 हो। तो अगर मैं इसे ऐड करूंगा 1 + 4 5 5 + 9 14 14 + 16 30 30 + 25 55 55 + 36 91 91 + 49 इज 140। 140 को अगर मैं 28 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी निकल कर आएगी भाई? 5 निकल कर आएगी। मतलब जो इन जो टर्म्स को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो हर एक टर्म के पास कितना जाएगा भाई? 5 जाएगा। उसके बाद आप अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये टर्म्स जो हैं ये 7 टाइम्स 7 की जगह पर अगर हमारे पास 36 टाइम 36 होता
तो क्या आप इस क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मूले से कर सकते थे? जरूर कर सकते थे, बट क्या होना था भाई, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लेंथी चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहते हो तो अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने इस क्वेश्चन को देखकर एक ही बात ऑब्जर्व की कि ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, देखिए ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये क्या बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इस 4 का स्क्वायर, अप टू 7 के स्क्वायर तक जा रहा है। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अगर ये सारी की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये जो सारी की सारी टर्म्स है ये n के स्क्वायर तक जाता, मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स होती और सभी के जो टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम पूछ रखा होता, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर मुझसे पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछा जा रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हर एक सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जा रहा है। अगर मैं कहूं ये 7 टाइम्स 7 ना होता, उसकी जगह पर n टाइम्स n होता, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यही आना था। तो क्या मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि पहले n नेचुरल नंबर जो हैं उनके स्क्वायर का सम बताइए। तो आपको भी पता है कि अगर पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम पूछ रहा है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। उसके बाद अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स 1 टाइम 1 और 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 और 4 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स 5 और 6 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 7 अप टू n टर्म्स तक जाएगा। ये क्या आ गया अभी, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इसी फॉर्म में दी हुई है कि 1 टाइम क्या है 1 है, 2 टाइम्स क्या है 2, 3 टाइम्स क्या है 3, 4 टाइम्स क्या है 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है अभी, क्या मैं इससे कह सकता हूं कि ये पहले n टर्म्स का, सॉरी ये पहले n नेचुरल नंबर का सम है। तो अगर नंबर सिस्टम में आपसे पूछा जाए कि बताइए पहले n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो आप कहेंगे पहले n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है। तो देखिए मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं। अगर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए पहले n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता है। अगर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहले n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ये जो हमारे पास ये जो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 है, क्या ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हाँ, मैं कह सकता हूं ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट। और ये जो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स तक ये जो सम है, क्या ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी हाँ, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना होगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है भाई, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। अगर इसे मैं सोल्व करूंगा तो n से n कैंसिल आउट, n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से सिंप्लीफाई करूंगा तो हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया कि अगर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 टाइम 1, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 अप टू 7 टाइम्स 7 हो, अगर 25 टाइम्स भी 25 होगा तो भी हम क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखनी है। अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू जो 7 दे रखी है, n की वैल्यू को रख दूंगा तो हमारे पास जो आंसर है वो देखिए कितना आएगा कि मैंने क्या करा,
यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख दी भाई 7 रख दी, तो 2 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, 2 इंटू 7 14, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 50, 15 डिवाइड बाई 3 ये कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो इन सभी टर्म्स की जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी भाई 5 आ जाएगी। अगर यहाँ पर 7 टाइम्स 7 की जगह पर 36 टाइम 36 होता तो भी आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। आपने इस फॉर्मूले में जो n है n की वैल्यू 36 रखते, 2 इंटू 36 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना कर देते, तो ये क्या आ जाती है उनकी एवरेज। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता लग गया होगा। आपने कुछ नहीं दिमाग में रखना, आपने सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हमें आगे एग्जाम में देखने को मिलेगा कि 1 टाइम 1, 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 4 अप टू जितने भी टर्म्स हो, चाहे 33 टाइम्स 33 हो, अगर उन टर्म्स की मुझे एवरेज निकालनी है तो मैं उस n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो देखिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई हो, कोई इश्यू आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए भाई ये जो पसीने का इशू है ये भी मैं सोल्व कर लूँगा, 1-2 दिनों में ये भी सोल्व हो जाएगा। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जो भी मैं कराता जा रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो एवरेज का टाइप 1 है वो कवर हो जाती है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा वो टाइप 2 का होगा, जिसमें हम एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे में जानेंगे कि अगर लगातार चलने वाली जो संख्याएं हैं उनकी जो एवरेज होती है वो क्या होती है। उसके बाद हम एलिगेशन पढ़ेंगे कि एवरेज में जो एलिगेशन होता है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।